Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. Lecture 5 है schedule management. एग्जाम कंटेंट आउटलाइन के एस्पेक्ट से हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्केजल मैनेजमेंट का चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट, ये हमारे ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स के टॉप प्रायोरिटी के 3 चैप्टर होते हैं। पिछले स्केजल मैनेजमेंट के जो प्रोसेसेस थे वो हम एक रिव्यू देख लेते हैं उसका। वो ये प्रोसेसेस थे और उसके प्रोसेस ग्रुप्स ये हैं। इम्पोर्टेंस वाइज देखें, पीएमआई की अपनी एक सर्टिफिकेशन है स्केजल मैनेजमेंट के लिए। हाँ, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप अपने स्कोप को, टाइम स्कोप को और कॉस्ट को अगर मैनेज करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्केजल को इन अ टाइट फ्रेमवर्क, इन अ कंट्रोल एनवायरनमेंट में मैनेज करने का तरीका सीखिए स्केजल को। In that way, we can manage perfectly, not perfectly, close to perfect the scope management and the cost management. तो स्केजल में हम जहाँ तक एजाइल मैनेजमेंट की बात है तो यहाँ काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर प्री डिफाइंड सिक्वेंशियल प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल प्रिडिक्टिव है, इन दैट केस हम नेटवर्क डायग्राम ड्रा कर सकते हैं, हम क्रिटिकल पाथ डिफाइन कर सकते हैं, हम स्केजल कंप्रेशन टेक्निक अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एज फार एज एजाइल प्रोजेक्ट कंसर्न, इसमें हमारे पास ना तो प्रायोरिटी है, ना हमारे पास कोई स्केजल कंप्रेशन टेक्निक ऐसे है, हमारे पास होते हैं फीचर्स। इन सारी बातों को भी डिस्कस करने जाते हैं। तो प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जिसमें से 50% यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के, इसके ये प्रोसेसेस हम पिछले पिम बुक 6 एडिशन में डिस्कस कर चुके हैं। उसके प्रोसेस ग्रुप्स ज़्यादातर प्लानिंग में ही है और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में क्लोज का कंट्रोल का स्केजल प्रोजेक्ट्स है। ECO एग्जाम कंटेंट ऑनलाइन आउटलाइन के प्रोस्पेक्ट से जो प्रोसेस टू टास्क 6 प्लान एंड मैनेज स्केजल, इसके जो इनेबलर्स हैं ये वो सारी बातें हैं और ये टूल एंड टेक्निक वो सारी टूल एंड टेक्निक्स हैं जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिए। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम यहाँ डिस्कस करने चाह रहे हैं, जैसे कि स्टोरी पॉइंट्स क्या है, इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स क्या है, जो यहाँ जो चीज़ें एजाइल से रेलिवेंट हैं वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। देखें, जैसे मैंने अभी अर्ज किया आपसे कि प्रिडिक्टिव एनवायरनमेंट में हमारे पास सीक्वेंशियल एक्टिविटीज होती हैं। जैसे आप कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट को ले लीजिए, वहां पे एक सीक्वेंस है हमारे पास। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग उठा लें, प्रोडक्शन उठा लें, हम किसी इंजीनियरिंग प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपने एंड रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन एजाइल मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। मैं आपको भी एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं अगर हम एक एप्लीकेशन ऑन करते हैं, देखते हैं, लॉन्च करते हैं, ये है हमारे पास ऑफिस की एप्लीकेशन। ये ऑफिस की एप्लीकेशन है। ये वर्जन इसका 2013 है। अगर आप इसके पिछले वर्जन देखें तो आपको ये सारे फीचर्स नहीं दिखाई देंगे। ये काफी इनरिच एप्लीकेशन है। अगर मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ अपने नोटपैड के साथ, अब नोटपैड भी किसी हद तक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन ही है, ये भी वर्ड प्रोसेसिंग है। लेकिन अब आप इसके स्कोप को देखिए, नोटपैड के स्कोप को, और आप एमएस वर्ड के स्कोप को देखिए। बहुत वास्ट एप्लीकेशन है, काफी एनरिच फीचर्स हैं इसके अंदर। अगर आप इसको, इवन इसके अपने कोर्सेज होते हैं, इसकी सर्टिफिकेशन है एमएस वर्ड की अपनी खुद के लिए, इस पे आपको बहुत लर्निंग काम करना पड़ता है। इसमें आप इसकी फीचर्स देखें, एक्सप्लोर कीजिए। अब इस सॉफ्टवेयर को इसके साथ कंपेयर कीजिए। आप ये देखें, ये सिंपल नोटपैड है। इसके जो एक और एप्लीकेशन है, जिसे हम, एक और एप्लीकेशन भी है, उसको हम कहते हैं जनाब वर्डपैड। वर्डपैड भी इट लुक्स सिमिलर टू एमएस वर्ड, बट इट इज नॉट द एमएस वर्ड। इसमें अलग से फीचर्स ऐड किए गए हैं, देखिए अलग से फीचर्स हैं, लेकिन ये एमएस वर्ड नहीं है। जितना एमएस वर्ड फीचर रिच एप्लीकेशन है, उतनी ना तो एमएस ये नोटपैड है और ना एमएस पैड है। ये काफी चीज, अब ये मैं एज ए एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाह रहा था। इसी तरह हमारे एजाइल प्रोजेक्ट्स में हम सिर्फ फीचर्स पे बात करते हैं, वहाँ डिपेंडेंसीज नहीं है, आपने कितने फीचर रखने। दैट्स वाई वहाँ पे फीचर ड्रिवन डिप्लॉयमेंट अप्रोच बहुत अप्रोप्रिएट रहती है। आपका प्रोडक्ट ओनर ही बताता है कौन कौन से फीचर्स हाई प्रायोरिटीज पे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास एमएस वर्ड है, तो जो ये बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन कुछ प्रायोरिटीज पर होते हैं, हाई प्रायोरिटीज पर होते हैं। जैसे फॉर्मेटिंग हमारी हाई प्रायोरिटीज पर रहती है,
फिर उसके बाद इंसर्ट है, फिर डिजाइन देख लीजिए, पेज पे रो लेआउट देख लीजिए, प्रेफरेंसेस, इसको फिर हम प्रायोरिटीज पे रखते हैं। फीचर्स की एक लंबी लिस्ट है, आप सिर्फ एमएस वर्ड की एक फीचर्स की लिस्ट बनाएंगे तो आपको एक लंबी लिस्ट नजर आएगी। उस लिस्ट में जो हाई प्रायोरिटीज के फीचर्स हैं, जो कि हमारा प्रोडक्ट ओनर डिफाइन करता है कि इस सॉफ्टवेयर में ये फीचर तो जरूरी है, ये तो आप जरूर रखिएगा। सो इन दैट केस हमारे पास फीचर्स की लिस्ट है जिनकी अपनी अनसर्टेनिटीज है, जिनके अपने एस्टिमेट्स हैं, जिनके अपने एक स्कोप, खुद के लिए एक अपना एक स्कोप है हर फीचर का। उसकी हम एक बैकलॉग डायरेक्टरी बनाते हैं। उसके हिसाब से अब हमें ये देखना है कि इस प्रोजेक्ट पे कंप्लीट प्रोडक्ट को डेवलप करने में कितना टाइम लगता है। इसलिए जो हाइब्रिड एनवायरनमेंट है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या आप कह सकते हैं पैरामीटर्स, यहाँ पे हम कह सकते हैं फैक्टर्स कह सकते हैं कि एक फीचर का दूसरे पे कोई डिपेंडेंसी ही नहीं है। हाँ, प्रिडिक्टिव एनवायरनमेंट में डिपेंडेंसी थी, डेफिनेटली आपको पहले डिगिंग करनी थी, फिर आपने डीपीसी करनी थी, फिर आपने वॉल बनाने थे, फिर उसके ऊपर आपने कंक्रीट करनी थी, उसके बाद इंटीरियर जो उसका इंटीरियर काम शुरू होगा वो बात, एक सीक्वेंस है, डिपेंडेंसी जरूर है, लेकिन यहाँ ऐसी डिपेंडेंसी नहीं है। सो यहाँ पर जिस तरह हमने डिफाइन सीक्वेंस एक्टिविटी के अंदर आपने इंडिपेंडेंट फीचर्स को एस्टिमेट करना होता है, इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी है ये पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब इंपॉर्टेंट बात समझने वाली, मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको समझा पाऊं। एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एस्टिमेट्स सारे रिलेटिव एस्टिमेट्स होते हैं। व्हाट डज दैट एग्जैक्टली मीन रिलेटिव एस्टिमेट्स? हम देखते हैं, अगर मैं एक बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे कहता हूँ, देखिए आप बताएं कि इसमें से बहुत फास्ट चलने वाली चीज कौन सी होगी, तो हम बता सकते हैं कि यार ये जो है ना, ये चीज बहुत फास्ट जाती है, ये फास्ट होगी। अब मैं आपसे कहूं कि ये जो कार है कितनी फास्ट चलती है, अब ये क्वेश्चन है एब्सोल्यूट एस्टिमेट का, कितनी फास्ट जा सकती है। अब ये इसका आंसर देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये ज्यादा फास्टर है या ट्रेन ज्यादा फास्टर है, ज्यादा जल्दी कौन सी फास्टर, अब कंपैरिजन, जब हम कंपैरेटिव एस्टिमेट्स करते हैं तो आपको एक आंसर दे सकते हैं, भाई मेरे ख्याल से ये ज्यादा फास्टर होगी या ये ज्यादा फास्टर होगी एज कंपेयर टू दिस प्रोडक्ट, इसके मुकाबले में ये ज्यादा फास्टर है और इसके मुकाबले में ये ज्यादा फास्टर है। इस तरह हम रिलेटिव एस्टिमेट्स, यहाँ पे हम एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में रिलेटिव एस्टिमेट्स पे फोकस करते हैं। एब्सोल्यूट एस्टिमेट ऐसे सच नहीं बताया जा सकता, ये सारी क्वालिटेटिव फिगर्स हैं, क्वालिटेटिव इंटेलेक्चुअल टास्क है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर डेवलपर साथ बैठते हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस और अपनी अपनी नॉलेज के बेस पे एक एस्टिमेट देते हैं। तो उसको एस्टिमेट करना इतना आसान नहीं रहता, लेकिन उसको कैसे आसान किया जाता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि ग्रुप कर लेते हैं फीचर्स को। फीचर्स की बात हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। फीचर्स को ग्रुप करते हैं जिसको एस्टिमेट करना आसान हो जाए। फिर हम आते हैं स्टोरी पॉइंट्स पे, बेस ऑफ रिलेटिव एस्टिमेट्स। हम कहते हैं यार मुख्तलिफ फीचर्स थे हमारे पास, बहुत सारे फीचर हैं, बताएं इन फीचर्स में कौन कौन से टास्क ज्यादा टाइम लेंगे और कौन से टास्क कम टाइम लेंगे। हमारे पास फीचर लिस्ट होती है और एक बैकलॉग तैयार किया जाता है, जैसे हमने एजाइल मैनेजमेंट में डिस्कस किया था, स्क्रम मैनेजमेंट का टॉपिक है, उसमें कहते हैं यार ये कुछ फीचर्स इसमें ज्यादा टाइम लेंगे, ज्यादा उस पर एफर्ट लगेगी, अनसर्टेनिटी भी ज्यादा है, और कुछ फीचर्स ऐसे हैं कि उस पर इतना टाइम नहीं लगने वाला, वो थोड़े टाइम में हो जाएंगे लेकिन प्रायोरिटी में भी कम है, ये हाई प्रायोरिटी पर है। तो स्टोरी पॉइंट्स वो फीचर्स हैं या ग्रुप ऑफ फीचर्स हैं जिसको हम रिलेटिव एस्टिमेट्स की बेस पे अपने कंप्लीट प्रोडक्ट बैकलॉग का एस्टिमेट लेकर आते हैं। इस सॉफ्टवेयर को कंप्लीट डेवलप करने पे कितना टाइम लगेगा, दिस इज लिटिल बिट, आप कह सकते हो हमारी इसके ऊपर डिबेटेबल क्वेश्चन है ये। कह सकते हैं कि ज्यादा लगेगा या थोड़ा लगेगा, अब उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे काम किया जाता है रिकॉग्नाइजेबल लैंडमार्क्स पे। लैंडमार्क्स कैसे, हम कह सकते हैं कि यार अगर बताएं सूरज और जमीन का कितना डिफरेंस है, कितना बड़ा है सूरज जमीन से, तो उसको एब्सोल्यूट फिगर्स बताना या समझाना काफी मुश्किल है, बजाय इसके कि हम एक पिक्चर से समझा सकें कि बाकी जितने भी हमारे पास सियारे हैं वो चांद के मुकाबले कितने छोटे या कितने बड़े हैं और कितने हद तक छोटे। इसे कहते हैं रिलेटिव एस्टिमेशन। इसे इजीली आप समझ सकते हैं। आप कहोगे कि आप बताएं कि आप या इसका मुकाबला इसके साथ कर सकते हैं सूरज के साथ, नहीं यार ये तो बहुत छोटा है यार, तो बहुत ज्यादा
इसको देख लें, इसको देख लें, या इसको देख लें, प्लूटो को देख लें। प्लूटो का मुकाबला आप सूरज से कर सकते हैं या समझा सकते हैं कि यार ये कितना छोटा है। आई एम श्योर कि मैं इस पिक्चर से समझा सकता हूँ, बजाय इसके कि मैं मैथमेटिकल फिगर्स कैलकुलेशंस आपके सामने लेकर आऊं कि यार ये इतने लाख गुना सूरज से छोटा है। शायद वो लाखों वाली बात हमारे समझ में ना आए। ये पिक्चर आपको बहुत अच्छे से समझा सकती है कि प्लूटो सूरज से कितना छोटा है। यही चीज यहां हम करने की कोशिश करते हैं, हम लैंडमार्क्स डिफाइन करते हैं। यानी आप कहते हो कि ये एमएस वर्ड का सॉफ्टवेयर है, एमएस वर्ड का, तो नोटपैड इससे कितना छोटा हो सकता है। आप कहोगे यार नोटपैड, एमएस वर्ड को देखिए और नोटपैड को देखें, इसके फीचर्स, तो हमने इसके ऊपर जब अगर काम किया हुआ है, एमएस वर्ड की कंप्लीट डिप्लॉयमेंट हुई हुई है, इसका प्रोजेक्ट प्लान हमारे पास है, हम इसका एस्टिमेट्स हमारे पास है, तो इसके मुकाबले में इसको कंप्लीट करना हमारे लिए क्या बड़ी बात है, या इसको एस्टिमेट करना क्या बड़ी बात है। तो बड़ी चीज के साथ छोटे को कंपेयर करके हम एक अंडरस्टैंडेबल पॉइंट पर, एक जस्टिफाइबल पॉइंट पर आने की कोशिश करते हैं। उसकी एक और टेक्निक होती है टी शर्ट साइजिंग। टी शर्ट साइज में क्या करते हैं, जैसे हमें बताया जाता है कि आपका साइज लार्ज है, मीडियम है, स्मॉल है, एक्स्ट्रा स्मॉल है, एक्स्ट्रा लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, हम रिलेटिव साइजिंग करते हैं। इसी तरह हम ये कहते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर के कुछ फीचर्स हैं, कुछ स्टोरी पॉइंट्स हैं, जिसे हम कह सकते हैं उसका साइज क्या होगा, कह रहे हैं मीडियम, और उसकी वैल्यू कितनी है कंपनी में। हम कह रहे हैं बिल्डिंग पेरोल मास्टर पेज, इसका साइज क्या है, मीडियम, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी हमारे जो सिस्टम उसमें कह रहे हैं मीडियम ही है। कैलकुलेट द पेरोल, इसका साइज क्या है, हाई, साइज इसका बड़ा है, और इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस भी बड़ी है, हाई वैल्यू है। इंटीग्रेटेड विद अदर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, उनके साथ कहते हैं वॉल्यूम इसका ज्यादा है लेकिन इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है इसकी। तो हम करते हैं टी शर्ट साइजिंग। इसे कैसे, इसे दिस इज आल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन्ड। कोर्स ग्रेन्ड एस देखते हैं, जब हम आटे को छानते हैं तो उसमें जो बड़े बड़े दाने होते हैं वो ऊपर ऊपर आ जाते हैं, सामने आ जाते हैं, उसे कहते हैं कोर्स ग्रेन्ड, ये वो वर्ड है। तो हम ये कहते हैं सॉफ्टवेयर के वो फीचर्स, बड़े बड़े फीचर्स जो इंपॉर्टेंस वाइज और अपने साइज वाइज अंडरस्टैंडेबल है, एस्टिमेटेबल है, जो एडजस्टेबल है, या हम उसे कह सकते हैं, आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं एस्टिमेट में। उसको एक लिस्ट के अंदर स्टोरी पॉइंट्स लिखते हैं, उनका साइज बताते हैं और उसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं। फिर जो आपका जो प्रोडक्ट ओनर है, फिर वो आपको बताएगा कि आया आपने इस फीचर पे, इस स्टोरी पॉइंट के इस फीचर पे काम करना है या नहीं करना, और आपने इस स्टोरी पॉइंट के इस फीचर पे काम करना है या नहीं करना, फिर प्रोडक्ट ओनर आपको बताएगा साहब। अब आते हैं हम एस्टिमेशन के पॉइंट पर, एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एस्टिमेट्स। The question is still open how we can estimate the agile project features. हम relative absolute को तो समझ चुके हैं, लेकिन अब उसको कैसे समझेंगे। जैसे मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ज्यादा काम हमारे पास स्टोरी पॉइंट एस्टिमेशन पर है। द यूनिट ऑफ मेजर फॉर द एफर्ट, कह रहे हैं आपके पास जो फीचर्स हैं उसको आप कैसे एस्टिमेट करते हैं। तो देखिए इसमें कुछ चीजें समझने के लिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फनल ऑफ अनसर्टेनिटी क्या होती है। फनल ऑफ अनसर्टेनिटी ये होती है कि हम अपने फीचर्स को फर्स्ट टाइम एनालाइज करते हैं अनसर्टेनिटी के लिए, रिस्क के लिए। तो हम कहते हैं यार इसके अंदर, उसे कहते हैं रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, उसका वेरिएंस -25 से +75% हो सकता है इस एस्टीमेट्स में। यानी जो आपने टाइम और कॉस्ट बताया है, अनसर्टेनिटी ज्यादा होने की वजह से उसकी रेंज काफी ज्यादा है, यानी हम ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है इसके एस्टीमेट में। ये होता है इनिशियल। फिर हम 2 वीक्स में या 3 वीक्स में उसका बैकलॉग रिव्यू करते हैं, फिर देखते हैं उसका रिस्क लेवल, क्योंकि हम कुछ फीचर्स पे काम कर चुके हैं तो हमारा रिस्क लेवल एज कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन, इस वर्जन में थोड़ा कम हो जाता है। जो हमारे पास हम कह रहे हैं बजटेड एस्टीमेट की रेंज में आ जाते हैं, जो -10 to 25 +25 पर आ जाते हैं। हम कहते हैं ये एस्टीमेट हमारे अब रियल फिगर से कुछ करीब आ चुके हैं। उसके बाद मजीद हम 2, 4 या 5 हफ्ते बाद इसी प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं, स्टोरी पॉइंट्स का दोबारा से हम रिव्यू करते हैं। तो फीचर्स में जो अनसर्टेनिटी होती है, जो हमारे पास एस्टिमेट्स अब आते हैं, वो -5 to +10, इसे कहते हैं डेफिनेटिव एस्टिमेट्स रेंज आ जाती है। जैसे जैसे हम उसको रिवाइज करते हैं, यही चीज प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन में डिफाइन की गई थी कि आप अपने प्रोजेक्ट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कीजिए, फिर जो वर्क परफॉर्मेंस डाटा आपके पास आ रहा है, जो एग्जीक्यूशन में आ रहे हैं, उसको बेस बना के अपने प्रोजेक्ट के प्लान को रिवाइज कीजिए
और उसको रियलिस्टिक फिगर्स के साथ उसको शो कीजिए और रियल जो उसके एस्टिमेट्स हैं वहां तक लेकर आइए। तो हम स्टार्ट करते हैं रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से और हम इसको लेकर जाते हैं डेफिनेटिव एस्टिमेट की रेंज तक। तो इसे कहते हैं फनल ऑफ अनसर्टेनिटी। जैसे जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है अनसर्टेनिटी का ग्राफ साथ साथ गिरना शुरू हो जाता है। और जितना और देखें इसमें गैप देखिए, पहले हम ये समझ रहे थे कि इन फीचर्स पे काफी काम करेंगे, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे अनसर्टेनिटी क्लियर होती गई हमारा प्रोजेक्ट डेफिनेटिव स्टेजेस की तरफ आता गया। हमें पता लगा कि जो फीचर जैसे हम एज्यूम कर रहे थे वो तो वैसे नहीं हो, तो इस तरह असल में इतना टाइम और इतना एफर्ट नहीं लगना इसको हम ज्यादा कंपैक्ट करके ज्यादा हम इसकी इन्फिनिटिव ग्रुप में डिफाइन करके जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसी की एक दूसरी जो बैकलॉग रिफाइनमेंट क्या होती है, बैकलॉग रिफाइनमेंट यही चीज होती है कि हम कुछ बैकलॉग की रिफाइनमेंट कुछ वीक के बाद आफ्टर पैसेज ऑफ सम टाइम कह सकते हैं 2 और 3 वीक्स के बाद उसी बैकलॉग को दोबारा से एस्टिमेट करके हम अनसर्टेनिटी को समझने की कोशिश करते हैं। अब किससे होते हैं, इसे कहते हैं बैकलॉग, इसे कहते हैं बैकलॉग रिफाइनमेंट फ्रीक्वेंसी की कहा जाता है। रिलेटिव एस्टिमेट की एक बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरी है फिबोनाची सीरीज से हम उसे समझ लेंगे। इसके जो हम एस्टिमेट्स या स्टोरी पॉइंट के एस्टिमेट को रखते हैं वो हम पॉइंट्स में रखते हैं, कितने पॉइंट आप देते हैं। तो ज्यादातर जो एस्टिमेटर्स होते हैं जो बैठते हैं उन्हें कहते हैं यार हमारे पास 1 से लेकर 20 तक या 1 से लेकर 100 तक नंबर्स हैं, आप बताएं इस फीचर पे कितना टाइम लगेगा या कितनी एफर्ट लगेगी। तो वो मोस्टली फिबोनाची सीरीज होती है। फिबोनाची सीरीज कैसे होती है, देखें वो सीरीज है ये वाली। अब कैसे 1 + 1 2, 2 + 1 3 और फिर 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13 एंड सो ऑन, 13 + 8 21। ये है फिबोनाची सीरीज। ये फिबोनाची सीरीज की सीक्वेंस इसी तरह 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13। तो फिबोनाची सीरीज इस तरह, तो इससे बेस बनाया जाता है एस्टिमेशन, स्टोरी पॉइंट एस्टिमेशन या एजाइल प्रोजेक्ट एस्टिमेशन के लिए। ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, इसी को हम फॉलो करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं, समझने की बात ये है कि फिबोनाची सीरीज को क्यों, कोई और सीरीज भी तो हो सकती है साथ में, लेकिन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके पीछे। अब हम फिबोनाची सीरीज का इम्पैक्ट समझने की कोशिश करते हैं। देखें फिबोनाची सीरीज को अगर हम लिखते हैं और उनका डिफरेंशियल या उनका दो वैल्यूज के बीच का गैप एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कितना परसेंट, तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए, आप इसका मैग्नीट्यूड देखिए कितना हाई हो जाता है। आप 1 की वैल्यू 2 3 4 एंड 12 तक जाते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड देखिए कहां पहुंच गया। ये इफेक्ट है फिबोनाची का। इस वजह से आप जो एजाइल एस्टिमेशन है उस पर फिबोनाची जो पॉइंट्स हैं उन्हें हम प्रेफर करते हैं। आप इस सीरीज में बताएं, यानी एक बंदा अगर किसी पॉइंट को 5 कह रहा है और दूसरा 10 कह रहा है और दूसरा 12 कह रहा है, तो उनमें कितना बड़ा डिफरेंस है, कितना बड़ा डिफरेंस है। आई थिंक मैं इसको इसके साथ कंपेयर कर सकता हूँ, यानी कि जो हमने वो सूरज वाली एग्जांपल ली थी कि सूरज और जमीन को, तो इसलिए इसी चीज को हम अपने डेवलपर के सामने रखते हैं एस्टिमेट्स पॉइंट्स को। क्या आप बताइए आपके ख्याल में इस टास्क को कंप्लीट करने में कितना एफर्ट लगेगा, अमाउंट ऑफ वर्क और एंड देन कंप्लेक्सिटी एंड देन अनसर्टेनिटी। एफर्ट देखते हैं हम फीचर्स को कितने इस पे एफर्ट लगेगा, तो एफर्ट को हम डिफाइन करते हैं फिबोनाची सीरीज की फिगर से या उन पॉइंट से कि मेरे ख्याल से इस पे अगर आप ये एक स्केल रखते हैं तो आप कहते हो यार मेरे ख्याल से ये पॉइंट है इस स्टोरी पॉइंट या फीचर के लिए। दूसरा कहता है नहीं नहीं मेरे ख्याल से तो ये वाला है, और तीसरा कहता है नहीं हो सकता है मैं इसको यहां समझ लूं। तो इसको हम कैसे मैनेज करते हैं, इस कंसेंसस को हम कैसे सिंगल पेज पे लेके आते हैं, उसकी भी टेक्निक है वो हम डिस्कस करेंगे। तो उस टेक्निक को हम जो जैसे मैंने बताया कैसे डिस्कस करेंगे, उसे कहते हैं प्लानिंग पोकर या स्कम पोकर, दोनों वर्ड यूज किए जाते हैं। उसमें क्या किया जाता है कि हम इन वैल्यूज को अपने एस्टिमेटर के सामने रखते हैं। अपने एस्टिमेटर के सामने हम ये ऑप्शन रखते हैं, आपके ख्याल से इस फीचर्स को कितने वैल्यू देनी चाहिए को आपके ख्याल में हम अपने एस्टिमेटर से पूछते हैं। आप बताइए आपके ख्याल में
इस एस्टिमेट या इस फीचर में या इस स्टोरी पॉइंट को कितने पॉइंट्स मिलने चाहिए। कोई कहेगा इन्फिनिटी, कोई कहेगा मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, कोई कहेगा आई डोंट नो, मुझे इस पे काम करना है, मुझे इसका नहीं पता, कोई बहुत ज्यादा वैल्यू देगा, या कोई आपको रिलेटिव एस्टिमेट देगा, यार एज कंपेयर टू दैट सॉफ्टवेयर जो प्रीवियस में डेवलप किया था, ये एक्स्ट्रा लार्ज है, मीडियम है, स्मॉल है, एक्स्ट्रा स्मॉल है, वो आपको रिलेटिव एस्टिमेट्स भी दे सकता है। तो अगर तो देखिए आपके मुख्तलिफ एस्टिमेटर एक अंडरस्टैंडेबल या कॉमन कंसेंसस पे कोई वैल्यू फाइंड हो रही है तो उसको तो हम उठा लेते हैं। जैसे हम देते हैं यार 5, 5 और 8, वो कहते हैं चलें ऐसा करते हैं इसको 6 पे हम एडजस्ट कर सकते हैं। 3 बंदे 5 पे बात करें, एक 8 पे कह रहे हैं, तो ओके फाइन। अगर ज्यादा डिफरेंस हो, फॉर एग्जांपल एक बंदा कह रहा है मुझे मेरी वैल्यू है 2 और दूसरा कह रहा है 8, तो इट मीन्स कि हम फीचर्स को भी सही से समझा नहीं सके, तो थोड़ी सी हम स्टैंड अप मीटिंग्स ले सकते हैं। 10 या 15 मिनट की स्टैंड अप मीटिंग्स होती है, मजीद उसे एक्सप्लेन करते हैं उस फीचर को कि शायद हम इस बात को मजीद डिस्कस कर सकते हैं, हम समझा नहीं पाए। तो जो 8 और 6 3 2 वाला बंदा है, हो सकता है ये थोड़ा सा कम हो जाए कि यार चलें हो सकता है यहाँ तक हो, और ये 2 वाला कहे कि हाँ 4 मुझे थोड़ी बात समझ में आ रही है। तो इस तरह कंसेंसस कराते कराते हम किसी एक सिंगल पॉइंट पे एक एग्रीड अपॉन एस्टिमेट फिगर पे आ जाते हैं कि ये 4 डेवलपर्स बैठे हैं हमारे साथ, तो इनकी एज पर देयर एक्सपर्टीज, एज पर देयर अंडरस्टैंडिंग सॉफ्टवेयर के एस्टिमेट्स वो एक कॉमन कंसेंसस पे लेकर आइए। उसके लिए गेम होती है प्लानिंग पोकर की, जिसे स्कम पोकर भी कहते हैं, और उसको इसी तरह किया जाता है। ये इंटरेस्टिंग एक जो कार्ड्स के ऊपर फिगर्स लिखे जाते हैं पॉइंट्स, और हर एस्टिमेटर को 4 या 5 कार्ड्स दिए जाते हैं कि यार 1 से लेकर 20 तक या 1 से लेकर 40 तक के फिगर्स हैं, तो इसको आप अपने अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो सॉफ्टवेयर जितना टाइम या एफर्ट लेगा रेलेवेंटली आपने वो पॉइंट वहां पे मेंशन करना है। वेलोसिटी क्या चीज होती है? एवरेज नंबर ऑफ स्टोरी पॉइंट्स कंप्लीटेड इन वन साइकिल। आप एक साइकिल में, एक सेशन में, एक वर्जन में कितने स्टोरी पॉइंट कंप्लीट करते हैं, ये है वेलोसिटी की डेफिनेशन। अगर मैं इसको सिंपल एक एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो शायद हमें इतनी डिस्कशन ना करने पड़े। हम ये कहते हैं कि देखें टोटल स्प्रिंट कितने थे, 5। टोटल स्टोरी पॉइंट्स कैसे कंप्लीट की थी? 5 स्टोरी पॉइंट उन्होंने की थी फर्स्ट वर्जन में 15, फिर दूसरे में 20, फिर 23, 22, 15, तो 95 हो गए। तो 95 को 5 पे डिवाइड करके जो एवरेज आया, तो एवरेज हो गया हमारे पास 90। इस तरह यहां देखते हैं, देखें वो बता रहे हैं कि अगर आपने 3 वर्जन में, 3 वर्जन में हमने पहले 20 कंप्लीट किए, अगले वर्जन में 25 किए और फिर अगले में 15 किए, तो एवरेज कितना आया? तो कह रहे हैं एवरेज आ रहा है हमारे पास 20 इन 2 वीक्स। 2 वीक का हमने एवरेज लिया, तो 2 वीक में वो कह रहा है हमने 20 स्टोरी पॉइंट्स कंप्लीट किए हैं। तो 1 मंथ में कितना होगा? 1 मंथ यानी 4 वीक्स। 4 वीक्स में हमारे पास अगर यहाँ 20 तो ये 40 स्टोरी पॉइंट्स हो गई। तो देखते हैं कि हम, हमारी टीम बैकलॉग्स को कितना जल्दी कंप्लीट कर सकी थी। वेलोसिटी क्या है? इसको हम कंपेयर कर सकते हैं किसी बेंचमार्क से, किसी लैंडमार्क से, किसी प्रीवियस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक प्रैक्टिस हो चुकी है आपकी। आपने कहा मेरी टीम की कैपेसिटी या वेलोसिटी ये है, तो वेलोसिटी की कहा जाता है उसे कि हमारी टीम कितनी कैपेबल है, कितनी उनके अंदर स्ट्रेंथ और वीकनेसेस एनालाइज किया जा सकता है कि जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हम अभी लेना चाह रहे हैं, पिछले सॉफ्टवेयर को सामने रखते हुए हमारी टीम की स्ट्रेंथ या वेलोसिटी ये है। तो जितनी जिस टीम की वेलोसिटी ज्यादा होगी वो इतनी कंपैटिबल, इतनी स्ट्रांग होगी। तो हम एजाइल प्रोजेक्ट में जब डेवलप स्केड्यूल कर रहे हैं, उसी टीम को हाई प्रायोरिटी में रखेंगे जिनकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, जिनकी डेवलपमेंट की कैपेसिटी या डेवलपमेंट एक्सपीरियंस जिनका ज्यादा होता है। तो हम एजाइल टीम से, स्क्रम टीम से सबसे पहले पूछते हैं आपकी वेलोसिटी क्या है, कितना क्विकली एज ए एवरेज आप स्टोरी पॉइंट्स कंप्लीट करते हैं या कर चुके हैं पिछले प्रोजेक्ट में। तो एजाइल रिलीज डेवलप स्केड्यूल में आपने एजाइल रिलीज को डेवलप करना होता है। एजाइल रिलीज क्या होते हैं? देखिए प्रोडक्ट का रोड मैप है, ये कंप्लीट करना है। इस कंप्लीट प्रोडक्ट्स को हम रिलीज 1 में कंप्लीट करते हैं, रिलीज 2 एंड रिलीज 3। आइट्रेशन में, जैसे हम शुरू से बात कर रहे हैं, एजाइल प्रोजेक्ट्स आइट्रेशन में कंप्लीट किए जाते हैं। फिर आइट्रेशंस में फंक्शन 1 2 3 एंड देन फंक्शन 2 1 2 3, ये मुख्तलिफ रिलीज है। रिलीज 1 में, फिर रिलीज 2 में, फिर रिलीज 3 में, इसमें आइट्रेशन पे काम की। और हर आइट्रेशन के अंदर स्टोरी पॉइंट्स हैं, स्टोरी पॉइंट्स को कंप्लीट किया जाता है। जितने जितने स्टोरी पॉइंट्स उतने फंक्शन, हर फंक्शन में मल्टीपल स्टोरी पॉइंट्स होते हैं, यानी फीचर्स होते हैं हमारे। तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि टास्क एस्टिमेटेड इन ऑफ, तो स्टोरी पॉइंट्स को एस्टिमेट करना तो आसान है।
हम जिस तरह वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर पे लास्ट वर्क पैकेजेस से आके एक्टिविटी लिस्ट पे आ जाते हैं और उसे एस्टिमेट करना हमारे लिए आसान हो जाता है, इसी तरह हम टास्क को एस्टिमेट करते हैं, उससे सम अप करके फंक्शंस पे आ जाते हैं, उससे सम अप करके हम रिलीज पे आ जाते हैं कि रिलीज का एस्टिमेट करना, और यही एस्टिमेट किया जाता है स्टोरी पॉइंट को, रिलीज को, मल्टीपल स्टोरीज को जब सम अप किया जाता है फंक्शंस में और रिलीज में और आपका प्रोडक्ट रोड में, तो आप कंप्लीट बैकलॉग को एक हम कह सकते हैं क्वाइट क्लोज एस्टिमेशन या क्वाइट क्लोज फिगर्स हमारे सामने आ जाती है कि पिछले प्रोजेक्ट पे इतना टाइम और इतना कॉस्ट लगा था, तो उससे कंपेयर किया जाए तो ये सॉफ्टवेयर भी उसी रेंज का है तकरीबन, तो इस पे भी तकरीबन राउंड अबाउट इतना टाइम लग सकता है। जनाब कॉमुलेटिव फ्लो डायग्राम क्या होता है? वैल्यूएबल टूल है प्रोजेक्ट के जो वैल्यूएबल जो फॉरकास्टिंग की जाती है, ट्रैकिंग किया जाता है इश्यूज को कि हमारे प्रोजेक्ट के टास्क या एक्टिविटीज किस स्टेज पे हैं, प्रीवियसली उनका पोस्चर क्या था इश्यूज का या टास्क का। इसे हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक एक्सेल की शीट है मेरे पास, यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं डेट और टास्क लिस्ट, रेडी कितने टास्क हैं, डेवलपमेंट में कितने आ गए, टेस्टिंग में कितने हुए और डिप्लॉय कितने हो गए। तो यकम 1 अक्टूबर को हम कह रहे हैं 10 टास्क थे, फिर 7 रेडी हो गए और 3 चले गए डेवलपमेंट में, फिर रेडी में 1 रह गया, डेवलपमेंट में 5 रह गए इस तारीख पर, और टेस्टिंग में 3 आ गए और डिप्लॉय हो गया 1। ये अब मेरा 3 तारीख को। 4 तारीख हम कहते हैं रेडी में कोई क्यू में कोई टास्क नहीं है, डेवलपमेंट में 5 चले गए, टेस्टिंग में 2 आ गए और डिप्लॉय हो गए 3। इसी तरह 5 तारीख को ना तो रेडी में है ना डेवलपमेंट में, टेस्टिंग में 5 है, डिप्लॉयमेंट में 5 हो गए, और आखिर में 6 तारीख को हमारे सारे डिप्लॉय हो गए, 10 के 10 टास्क मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गए। इसको आप ग्राफिकली समझते हैं। हम अगर इस डायग्राम को देखते हैं तो यहाँ हमें ये दिखाई दे रहा है, ये जो येलो कलर है, ये जो हमारे पास कलर है इसको कह रहे हैं रेडी, और दूसरे कलर में कह रहे हैं डेवलपमेंट। एग्जैक्टली कलर नहीं पता कौन सा है, डेवलपमेंट है, फिर टास्क है, फिर डिप्लॉयड है। अब देखिए यहाँ से कलर से पता लग रहा है कि यकम 1 अक्टूबर से काम शुरू हुआ है, इस पे कितना टाइम टास्क है हमारे पास, 10 7 1 और फिर 3 5 और फिर 0, फिर 0 फिर 3 5 और फिर ये मेरे पर डिप्लॉयड हो गए। पहले 3 तारीख पर 1 हुआ, फिर अगर अब इसको मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करता हूँ इस पिक्चर को, मैं कहता हूँ कि 2 तारीख को 7 नहीं थे, 2 तारीख को वो हो गए थे 9 और यहाँ पे मेरे पास था 1। अब देखिए उसकी शेप, आप इसकी शेप पे जरा फोकस कीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट डेट कहते हैं। अब हम ये इस फिगर्स को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम इसको जरा सा पहले जो हमने बात की थी वो थी ऑर्डिनरी, अब हम इसको जरा करते हैं, जरा एक्सेप्शनल केसेस पे लेकर आते हैं। अब हम कहते हैं कि यार 3 तारीख पे मेरे पास 60 टास्क यहाँ रह गए और मेरे पास 3 यहाँ रह गए और 2 यहाँ रह गए और यहाँ हो गए 0। अब आप इसकी फिगर देखिए, अब आप इस शेप पे देखिए, अब इसको देखें, ये जो रेडी टास्क हैं 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक कितने स्क्यूड हो गए हैं, जितने यहीं पर पेंडिंग पड़े। अब आप इस डायग्राम से देख सकते हैं, जब आप मैनेजमेंट को प्रेजेंट करते हैं कहते हैं यार आपका ये टास्क जो यहाँ रेडी पे पड़े हैं, जिन पे काम अभी हुआ ही नहीं है डेवलपमेंट का, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें कितने डिस्टर्ब हैं, कितना स्लो परफॉर्मेंस अपनी देख लीजिए, खुद परफॉर्मेंस देखिए। अब हम मजीद आगे चलते हैं, हम कहते हैं यार फिर 7 से ये हो गया 5, बहुत स्लो, मतलब इंतहाई नालायक लोग आपके प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे, तो आप देखिए किस तरह इसको हम वेरिएट कर सकते हैं। ये हो गया 2, 3 हो गया, 2 हो गया और ये हो गया 0। ठीक है, अब देखिए हम उसको डिस्टर्ब करते हैं, हम कह रहे हैं यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पे मेरे पास हो गए 5 या 4 कर लेते हैं, और यहाँ पे मेरे पास हो गए 2 और यहाँ मेरे पास 3, टोटल हमारे पास 10 हो जाएंगे। ठीक है, अब मजीद आगे जाते हैं, हम कहते हैं यहाँ पे मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल 0 कर लेते हैं, काम खत्म हो गए सारे, और डेवलपमेंट में अभी भी तकरीबन 2 टास्क पड़े हैं, यहाँ पे मेरे पास 3 पड़े हैं और ये मेरे पास तकरीबन 5 हो गए। तो अब आप अपनी टीम की परफॉर्मेंस अब देखिए, पहले क्या फिगर थी और अब देखिए अब क्या है, यानी अब सिर्फ रेडी स्टेट देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। तो कम्युलेटिव फ्लो डायग्राम हमें यही दिखा रहा होता है कि आपकी टीम माशाल्लाह कितनी अच्छी है या माशाल्लाह कितनी परफेक्ट है, वो आप देख सकते हैं। हम इसको अगर रिवर्ट करने की कोशिश करते हैं पुरानी फिगर्स में कि पहले क्या था और अब क्या हो गया, अब ये इनिशियल फेज पे आ गए।
जो हमने शुरू में फिगर देखी थी। तो कम्युलेटिव फ्लो डायग्राम से हम प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस एनालाइज करते हैं। ये दिस इज सम काइंड ऑफ आप कह सकते हो मॉन्टी कार्लो अप्रोच, जहाँ पे व्हाट इफ, वो तो व्हाट इफ था, वहां पे हम सिमुलेशन करते हैं, व्हाट इफ की सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। लेकिन कम्युलेटिव में हम रन टाइम पे परफॉर्मेंस चेक कर रहे होते हैं। यही जो पार्ट है, यही पार्ट है डेवलप स्केड्यूल का। जब आप स्केड्यूल डेवलप कर रहे हो तो प्रीवियस आप कम्युलेटिव फ्लो डायग्राम्स देख सकते हैं। आपका अगर आप आइट्रेशन में काम कर रहे हैं, फर्स्ट आइट्रेशन पे क्या परफॉर्मेंस थी, फिर नेक्स्ट आइट्रेशन पे क्या परफॉर्मेंस थी, तो परफॉर्मेंस को बेस रखते हुए, परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड रखते हुए हम अपना स्केड्यूल डेवलप कर सकते हैं दैट के साथ। सो जहां पे हमारे पास कोई रेफरेंस ना हो, हमारे पास पिछला ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना था एमएस वर्ड टाइप का फॉर एग्जांपल, तो हम ये कहते हैं आप शुरू के कुछ टास्क कंप्लीट कीजिए। पहले ऐसे करें, नोटपैड बना लें, नोटपैड से आपको कुछ अंदाजा हो जाएगा आपकी टीम कितनी अच्छी है। फिर आप एमएस पैड पे आ जाइए, उसके फीचर डेवलप कीजिए। फिर इस तरह आपको कुछ ना कुछ अंदाजा होगा कि एमएस वर्ड बनाने में कितना टाइम और कितनी कॉस्ट लगेगी। फिर हमें कुछ ना कुछ अंदाजा हो जाता है। तो यही डेवलपमेंट, यही स्केड्यूल डेवलपमेंट अप्रोच एजाइल मैनेजमेंट में यूज की जाती है, और ये इफेक्टिव तरीका है। और एब्सोल्यूट को तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन रिलेटिव एस्टिमेशन इस तरह की जाती है। तो इस चैप्टर से रेलिवेंट आपके कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज ईमेल कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट में रहिएगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जी। अल्लाह हाफिज।